अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियाँ आखिरकार छठी नशिस्त में शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर मुत्तफ़िक हो गई हैं और दोनों जमातों ने ये तय किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे। दोनों की तरफ से आला क़यादत ने इस बात का ऐलान गुज़श्ता रोज़ निस्फ़ शब के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर्स पूरे हो चुके हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। हम मिलकर मुशावरत के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली और गवर्नर्स जैसे आईनी ओहदों की भी तकसीम की गई कि किस जमात के हिस्से में कौन सा ओहदा आएगा। डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर्स की किस्मत का फैसला भी इन्हीं नशिस्तों में पाया तकमील को पहुंचा। अब दोनों जमातों ने ये सोचना है कि जौहरी तकसीम में मिलने वाले इन ओहदों पर उन्हें अपना कौन सा उम्मीदवार सामने लाना है। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने इस बंदोबस्त को बंदर बांट का नाम देते हुए कहा कि जाली वजीर आजम को कोई नहीं करेगा, शहबाज शरीफ शिकस्त तस्लीम करें। ये PDM-2 है, ये डिफीटेड है। हमने चोरी तो देखी है, लेकिन हमने वोटों की चोरी जैसे हुकूमत बनने वाली चीज नहीं देखी है। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए। ये जो है ना चांगा मांगा उन्होंने लगाया हुआ है, वो यहाँ आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वजीर आजम और एक जाली कैबिनेट होगा। ये जो उन्होंने कल बंदर बांट की है, हम आपका मुकाबला करेंगे। PDM के दौरे सानी में पीपल्स पार्टी बज़ाहिर वजारतें नहीं ले रही, लेकिन पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना खासा अहम है कि फ़िलहाल काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने का इरादा रखती है? बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन रहे तो क्या शहबाज शरीफ को वोट देने के बाद वो अपोजिशन लीडर बनेंगे? क्या मुत्तहिदा के गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी चंद दिन के मेहमान हैं? और क्या शराकत इक़्तिदार के इस फॉर्मूले को मुआहदे की शक्ल दी गई है और कल कलां नहीं कहना पड़ेगा कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते? इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने जो आईनी ओहदे लिए हैं उसमें सदर के लिए तो जरदारी साहब का नाम सामने आ गया है। क्या बाकी ओहदों के लिए भी नामों पर इत्तेफाक हो गया पार्टी में? ये पार्टी का इंटरनल इशू है जी। क़यादत बैठ के फैसला कर लेगी किस किस को देने हैं। दो तीन ही ओहदे तो कर लेंगे फैसला। आपका नाम गवर्नर पंजाब के लिए लिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ सदाकत है या नाम ज़ेरे गौर है या क्या मामला है? सर ये तो आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत है वो अंदाजे लगा रहे हैं। अच्छा। पार्टी का अपना फैसला है, वो जिसको समझेंगे, जिसके लिए और वो जिस लेवल पे मुशावरत चाहेंगे इसके वो मुशावरत कर लेंगे और जिसको भी बनाएंगे पार्टी का कोई बंदा ही होगा जी। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि आप पिछली हुकूमत का हिस्सा थे जो PDM के नाम उन्वान से बनी थी। अब भी उसके 2 अनासिर जो हैं वो एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि करीब आ गए हैं। उनके सामने पिछले 16 महीने का सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। अब भी चैलेंज तकरीबन वही होगा। आपको क्या लगता है अब आप उससे बेहतर अंदाज में निपट सकेंगे? यकीनन। एक तो आप अपने माजी से सीख के आगे बढ़ रहे होते हैं जी, तो ज्यादा बेहतर तजर्बा होता है। दूसरी बात यह है कि पिछली हुकूमत में हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हम शेयर कर रहे थे। इस दफा हमने इसीलिए ये फैसला किया है कि उनको क्लियर मैंडेट दे के उनको मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया जाए कि आप आज़ादी से फैसले करें और एक पार्टी बैठ के फैसले करें। हम उनको पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन में सपोर्ट करें, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में मुकम्मल तौर पे फैसले करने में वो आज़ाद हों, ताकि अगर माजी में कोई तजर्बे में कोई प्रॉब्लम आया, डिसीजन मेकिंग में को डिले हुआ, कुछ वजह भी थी, तो ये ना हो और हम उनको सपोर्ट करें। और दूसरी बात यह है कि अभी तक अगर फर्ज करें हम दोनों जमातें इकट्ठे नहीं होते और खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ इकट्ठा मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर क्या होता? हेडलॉक होता। ठीक। अच्छा कायरा साहब, एक बताइएगा कि एक चलिए एक तो है कि पॉलिटिकल डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है काम की, ये तो अपनी जगह माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसके साथ कुछ पॉलिसी के मामलात हैं। मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 18वीं तरमीम पे बड़ा इसरार करते रहे और उन्होंने ये भी कई दफ़ा अपने जलसों में कहा
कि वो अगर हुकूमत में आएंगे तो वो कुछ वजारतों को कम कर देंगे विफाक से। अच्छा, इसी तरह की और कुछ चीज़ें थी, तो क्या इस तरह के कुछ पॉलिसी इश्यूज के ऊपर भी आपकी डिबेट के बाद कोई यकसुई पैदा हुई है? देखिए, जब आप अपना एजेंडा या अपना मंशूर देते हैं ना, तो आप ये कहते हैं कौम को कि अगर मैं गवर्नमेंट में आया जी, ये फैसले एग्जेक्टिव के हैं, ठीक है, हम एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है, सही। लिहाजा हम अपना वो एजेंडा फॉलो करने के पाबंद भी नहीं है और वो पूरी तरह कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनका अपना एजेंडा है। ठीक। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा इशू होगा जिसपे लेजिस्लेशन होगी और कोई नेशनल इशू होगा, वो हमसे कंसल्ट करेंगे, हम उनसे करेंगे। और हमारा तजर्बा अगर 14 महीने का ये है, तो इससे पहले हमने एक जो 2008 से 13 तक की इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें हमने अपोजिशन के होते हुए बहुत बड़े बड़े फैसले इत्तेफाक राय से किए, यूनानिमसली किए। तवक्को करनी चाहिए कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, यानी कायरा साहब आप ये कह रहे हैं कि काबीना का हिस्सा भी नहीं होंगे और फैसला साजी का हिस्सा भी नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं सामने, तो उसमें मुस्लिम लीग नून अकेले तो कुछ नहीं कर सकेगी, तो क्या पीपल्स पार्टी तजावीज देने के मामले में भी आगे नहीं आएगी? देखिए, एक बात ध्यान में रखिए जी, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है फैसले वो करती है, ठीक, ठीक, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना फैसले करती है। जो लेजिस्लेशन आती है वो पार्लियामान के पास आती है। ठीक, जहाँ पे मुस्लिम लीग हमसे मशवरा करेगी, यकीनन हम फेयरली उनको मशवरा देंगे, सही, लेकिन वो ना हमसे मशवरा करने के पाबंद होंगे, ठीक है, न ही हम उनको मशवरा देने के पाबंद होंगे। लेकिन बिल्कुल हमारा ये बड़ा फेयर व्यू है कि पाकिस्तान को इस वक्त, हमारी तो कोशिश थी कि इत्तेफाक राय की कोई गवर्नमेंट बनती, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब अगर हम इस मामले में पीछे हट जाते, फर्ज करें ऐसे हो जाता, तो ये बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होता। मैं आज सुन रहा था कि कुछ चैनल पे ये बात हो रही थी कि जी जो आजाद मेंबरान हैं उनके पास अक्सरियत थी और अगर वो कोशिश करते तो दूसरे फेज में जाके उनकी हुकूमत बन सकती थी। तो ये बड़ी अजीब सी डिबेट है कि अगर पार्लिमानी निजाम के अंदर किसी जमात के पास अक्सरियत ना हो तो इत्तेहादी हुकूमतें बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ भी तजर्बा है, हिंदुस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, जापान में भी है, बरतानिया में भी है। पार्लिमानी निजाम के अंदर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ठीक है। हमने ये फैसला किया है और ये भी कहा है कि ये जो आप कहाँ होता था ना मीडिया में एक बहस होती कि जी ये बंदर बांट है, बारियां हैं, फलान है। ये तो असद कैसर साहब कह रहे हैं। देखिए वो भी कह रहे हैं और मीडिया के दोस्त भी कुछ कम नहीं कहते। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि पिछले 16 माह का जो हुकूमती तजुर्बा है, ये बताइए उसमें ऐसा क्या है जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा तो ना बने लेकिन एक सपोर्ट इस गवर्नमेंट को खड़ा रहने के लिए दें। ऑब्वियसली जो सियासी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर भी आएगी किसी न किसी दर्जे में। बड़ा सिंपल जवाब है, यस यकीनन आएगी। बड़ा सिंपल जवाब है, पाकिस्तान बहरान में है जी। इसके अलावा कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें और मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, खान साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं किसी से बात करने को तैयार नहीं हूं। ठीक है। वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, मिलने को भी तैयार नहीं है। तो ये एक सेकंड अल्टरनेटिव है। ये हुए बगैर पाकिस्तान एक और डेडलॉक में दाखिल हो जाए, आपकी नजर में शायद ये कोई बड़ा मसला ना हो, लेकिन हम सियासी लोग ये समझते हैं कि इससे कैसा बहरान पैदा होता कि पाकिस्तान पहले जिस हालत का शिकार है और ज्यादा खतरात बढ़ जाते। लिहाजा हमने ये फैसला किया। अब फैसला साजी में अगर इत्तेहादी हुकूमत के होते हुए कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ डिलेज होते हैं, कुछ होते हैं, तो एब्सोल्यूट काबीना उनको दी जाए, उनको इख्तियार दिया जाए, वजीर आजम उनके। मैं एक्चुअली यही समझना चाह रहा हूं कि माजी में ऐसा क्या हुआ जो आप इस फैसले को समझते हैं कि अब ये रास्ता दुरुस्त है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बनना। हमारे दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि अगर ऐसा करने से बेहतर हो सकता है और मुख्तलिफ जमातों के लोग अगर काबीना में होते हैं तो बाज़ औक़ात काबीना में ये पार्लिमानी निज़ाम में होता है कि उसमें डिसीजन मेकिंग बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल कोई मसला न रहे और वो आज़ादी के साथ अपना एजेंडा ड्राइव कर सके, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जहां वो हमसे मशवरा मांगेंगे बिल्कुल देंगे। ठीक। अच्छा कायरा साहब, 3 मुख्तलिफ सूबों में 3 मरकजी जमातों की हुकूमत होगी और मरकज में शहबाज शरीफ साहब होंगे और जरदारी साहब को लगता है कि शहबाज शरीफ साहब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, लकीर के फकीर है। तो फिर ऐसे में
जो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं उनसे कैसे निपटेंगे वो? ये सवाल तो शहबाज शरीफ साहब से करना चाहिए आपको या मुस्लिम लीग से। अच्छा। लेकिन एक बात ये है कि लेकिन अब आपका भी भरोसा उनको चला गया ना, इसलिए अब आप भी तो support दे रहे हैं। अब आपसे भी ये सवाल हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। अर्ज ये है, मैं भी जितना बता सकता हूँ वो भी अर्ज करता हूँ। ये कोई नया तजर्बा नहीं है, इससे पहले भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें रही हैं। अब 3 सूबों में 2 सूबों के अंदर तो उन जमातों की हुकूमत होगी जो इत्तेहादी हुकूमत है, ठीक है। सो वहां तो कोई बड़ा बोझ नहीं होगा। एक सूबे के अंदर एक ऐसी हुकूमत होगी जो मरकज के साथ है, यहाँ पे वो अपोजिशन में होंगे और वहां वो हुकूमत में होंगे, वहां एक खींचातानी की कैफियत होगी। तवक्को करनी चाहिए कि वो खींचातानी की बजाय प्रिंसिपल के ऊपर चलेंगे, ये तवक्को की जा सकती है, जी। इसकी दुआ की जा सकती है। सही, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जब पिछला जो इत्तेहाद था आपका उसमें एमक्यूएम भी शामिल थी और इस दफा भी एमक्यूएम शामिल है, एमक्यूएम का एक बुनियादी गिला आपकी पार्टी से होता है कि सिंध में उन्हें स्पेस नहीं दी जा रही और मरकज में वो इसलिए आते हैं कि आप उनके इत्तेहादी मरकज में तो होते हैं लेकिन सिंध में नहीं हुए, जैसे पिछले 16 माह में हुआ। आपसे कई शिकवे शिकायतें होती रही और वो नवाज शरीफ साहब से इंटरवेंशन की दरखास्तें भी करते रहे, शहबाज शरीफ साहब से। तो क्या अब सिंध में उन्हें स्पेस मिलेगी? क्या आपकी कोई एडजस्टमेंट उनके साथ होगी वहां पे? जी नहीं, एमकेएम जो है वो इस वक्त लीड पार्टी मुस्लिम लीग नवाज है, उनके हम भी इत्तेहादी होंगे। वो एमकेएम के साथ भी बात कर रहे हैं, वो आईपीपी से भी बात कर रहे हैं, वो क्यू लीग से भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी जमातें वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शेयर करेंगी, हम नहीं करेंगे। ठीक है। हम हुकूमत बनाने में उनके मुआवन होंगे, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में उनके साथ शेयर होंगे। ये उनके फैसले हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज का इशू है, हमारा नहीं, क्योंकि हम हुकूमत में शामिल नहीं है, हम इत्तेहाद में शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं। अच्छा कायरा साहब, सियासी कैदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी का हमेशा एक उसूली मौक़िफ़ रहा है, गो के मुस्लिम लीग नून इस मामले में थोड़ा सख्त रवैया रखती है। क्या पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर जोर देगी कि सियासी कैदियों के मामले पर थोड़ा नर्म रवैया अपनाया जाए, रिहा किया जाए तमाम सियासी कैदियों को? जी, सियासी कैदियों को तो रिहा कर देना चाहिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी कहेगी। हम आज भी कहते हैं कि जिन लोगों को सियासी बुनियादों पर पकड़ा गया है उनको रिहा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं तो फिर क्या करेंगे, वो तो फिर अदालतें ही छोड़ेंगी ना। लेकिन क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं है, ये फैसले करने का इख्तियार नहीं है, हम बात जरूर हुकूमत से कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे ये तजुर्बा बड़ा मुख्तलिफ होगा कि आप हुकूमत में नहीं होंगे लेकिन हुकूमत की सपोर्ट पर होंगे। हमें इस पाकिस्तान के अंदर इस तरह का तजुर्बा शायद पहली बार होने जा रहा है, वो हम भी देखेंगे। अल्लाह करे अच्छा तजुर्बा हो, आप दुआ कीजिए। जी, दुआ तो यही है कि अच्छा तजुर्बा हो। लेकिन एक बात मैं आपको आखिर में कह दूं जी कि ये जो अगर ये ना होता, हाँ, तो फिर आप हमें ये कह रहे होते आज इस प्रोग्राम में कि आपने इक़्तिदार की बंदर बांट लगा ली है। ये होता कि अगर 2.5 साल या 3 साल 2 साल का फॉर्मूला चलाते तो फिर आप कहते हैं उन्होंने बात। लेकिन लास्टली ये बात बताइएगा कि कारा साहब, लास्टली एक बात बताइएगा कि इस असेंबली के जवाब पर बहुत सारे बड़े बड़े सवालात हैं और वो उठाए हुए हैं अपोजिशन के, इलेक्शन के हवाले से और बिलखसूस एमक्यूएम पे और आपके जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है PMLN पे, कि इनके पास ऐसी नशिस्तें हैं जो दरअसल इनकी नहीं है। तो क्या आपने PMLN का साथ देके इस इलेक्शन की शफाफियत को भी तस्लीम कर लिया है मुकम्मल तौर पे? हमने उसके ऊपर अपना एतराज अपनी जगह रखा है, लेकिन इससे पहले भी जो हुकूमतें या इलेक्शंस होते रहे उनके ऊपर भी एतराजात थे, तो हम अपने एतराजात रजिस्टर करा के बावजूद एतराज के हुकूमतों में जाते रहे, पार्लियामान में जाते रहे, असेंबलियों में जाते रहे कि हम डेडलॉक क्रिएट ना करें। ये कोई पहला इलेक्शन नहीं है जो चैलेंज हुआ है। हाँ, जिन जमातों को ये गिले हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जाके बात करें। लेकिन ना, जो जमात ये कह रही है कि हमारी 80 सीटें चुरा ली गई हैं जी, उस जमात की 12 सिर्फ एप्लीकेशनें आई हैं मेरी इतला के मुताबिक। उन्होंने 12 नशिस्तों पर दरखास्तें दी हैं कि हमारा इलेक्शन जो है उसको रिवैलिडेट या रीचेक किया जाए। तो कहना 80 सीटों का है और कंप्लेंट जो दर्ज की जा रही है, FIR जो दर्ज कराई जा रही है वो 12 सीटों की है। तो अब उनके क्लेम में कितनी जान रह गई आप खुद देख लीजिए। लेकिन उनके लिए फोरम्स मौजूद हैं, वो अपने फोरम्स पे जाके एड्रेस करा सकते हैं। ठीक,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। हबीब साहब, जिस तरह से कायरा साहब कह रहे हैं कि काबीना में भी शामिल नहीं है, फैसला साजी में भी पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, तो क्या पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाहती है? देखिए, मेरे नज़दीक ये एक बिल्कुल अलग तरह का तजुर्बा है। अच्छा। एक ऐसा तजुर्बा है जिसमें जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, सही, कि एक हुकूमत जो है वो दरअसल 2 से ज़्यादा जमातों पर मबनी इत्तेहाद पर मुश्तमिल होगी, और उसका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो हुकूमत में शामिल नहीं होगा लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होगा। अब ये एक पार्लिमानी जो तर्ज सियासत है उसमें देखिए चलती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पर वो पार्टियां जो काबीना में शामिल हैं वो तमाम के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी उठाती हैं जी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना के फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि सदर मुमलिकत होंगे आसिफ अली जरदारी, इम्कानी तौर पे सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो काबीना के फैसले को तलब कर ले या उन्हें रोक भी दे। ये एक इख्तियार उनके पास होगा, लेकिन सदर जरदारी क्या ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे? मुझे लगता है कि वो इस इख्तियार का इस्तेमाल कम से कम करेंगे या ना होने के बराबर नहीं करेंगे। उसकी वजह कि उन्होंने पहले भी जब वो सदर थे तो उन्होंने खुद को एग्जेक्टिव से थोड़ा सा फासले पे रखा और 18वीं तरमीम में तो बाकायदा तौर पर अपने सारे इख्तियारात जो उन्हें 2008 में हासिल हुए थे, जब वो सदर बने थे, तो उन्होंने सब के सब दे दिए थे 2000। तो अब जो 18वीं तरमीम, तो देखिए अब ये मामला बड़ा अजीबो गरीब है। यानी मुझे इस मामले में थोड़ा सा मेरा शक ये है कि ये शायद ज्यादा देर चलेगा नहीं। यानी आपको ये हुकूमत ज्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इलेक्शन के ऊपर खड़े हुए सवालात बहुत बड़े बड़े, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे बहुत कुछ सीखी है, यानी 9 मई के बाद, या आप यूं कह लीजिए कि पिछले 2 साल में जिस मुसीबत से गुजरी है उसमें सीख के ये काफी तगड़ी भी हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठंडे पेटों ये सब बर्दाश्त कर लेगी कि उसका मुबैना मैंडेट वो किसी और के हाथ में हो और उसकी बुनियाद पे कोई हुकूमत बन जाए। तो जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है कि ये गर्मी थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं, मेरा ख्याल है कि बात कहीं इससे आगे निकल जाएगी। अच्छा, और मौलाना साहब का क्या रोल होगा? क्योंकि मौलाना साहब भी मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। देखिए, क्या उनकी तहरीक कोई नुकसान पहुंचा सकती है? मौलाना फजल रहमान का हमेशा से, अगर आप आखिरी तज्जिये में उन्हें देखें तो वो हमेशा सिस्टम के साथ होते हैं। तो अच्छा। इस वक्त सिस्टम चलाने वाले जो लोग हैं वो है PMLN और पीपल्स पार्टी। तो मुझे अभी तक ये गुमान है कि आखिरी तज्जिये में मौलाना दरअसल इसी पलड़े में अपना वजन डालेंगे। दूसरी बात एक ज़हन में रखिए कि इसको अपोजिशन भी, यानी इस इत्तेहाद को अपोजिशन में भी कुछ अपने चाहिए। तो अपने इसलिए चाहिए कि अपने इसलिए चाहिए कि जब तहरीके इंसाफ जोरदार आवाज से बात कर रही होगी कि इलेक्शन जाली है, अभी आपको इब्तदा में मौलाना की आवाज नजर आ रही है कि इलेक्शन जाली है, हम इसे नहीं मानते, फैसले मैदानों में होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं चूंकि उन्होंने 16 माह बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन देखी थी, तो अब भी वो वैसी ऑपोजिशन, पहले तो इत्तेहाद का हिस्सा थे ना, तो अब वो एक्चुअली एक फ्रेंड बन के अपोजिशन में बैठे होंगे। अभी तक मेरा एनालिसिस ये है। अच्छा, ठीक है, अनलेस के 16 माह की हुकूमत में राजा रियाज साहब भी तो फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। अगर तो वाकयात कोई मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर तजिया बदलेगा, क्योंकि सहाफी की राय हकायक के ताकुब में ही रहती। ठीक है, देखते हैं हबीब साहब आपका ये जो तजिया है ये कब तक वैलिड रहता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे ना, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजहर अब्बास साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में शिराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा चुका है और इस बात का ऐलान भी गुज़श्ता रोज़ कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आने वाली हुकूमत कैसी होगी और जो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निपटना क्या इस हुकूमत के लिए आसान होगा, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, हुकूमत साजी का जो फार्मूला तय पाया है और उसमें जिस तरह से ओहदे तकसीम किए गए हैं, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है
ये पीडीएम की 16 माह की हुकूमत का सीक्वल होगी या हालात उससे भी बुरे होंगे? देखिए, डिपेंड करता है, सारा डिपेंड करता है। जाहिर है एक वीकर गवर्नमेंट है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो नहीं होगी, लेकिन अगर दो बड़ी सियासी जमातें, ये बड़ा टेस्ट होगा। पहले 6 महीने बहुत टेस्ट होगा, बहुत बड़ा टेस्ट होगा इस गवर्नमेंट का। दोनों चीज़ें, एक तो ये कि वज़ीर आज़म, मुतवक्का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने कोलिशन पार्टनर्स को कैसे लेके चलते हैं और कोलिशन पार्टनर्स उन पे कितना एतमाद करते हैं। दूसरे, वो अपोजिशन को किस तरह इंगेज करते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत ही मुतहर्रिक और बहुत ही मोटिवेटेड अपोजिशन होगी। ये अपोजिशन का भी टेस्ट है, क्योंकि अपोजिशन को भी ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने चीज़ों को किस तरह लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो अपोजिशन है इसको इंगेज करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर दीगर जमातों को। मदद साहब, एक बात बताइएगा कि जो ये हम देख रहे हैं, जो मखलूत हुकूमत बन रही है, इसके एक फरीक के मैंडेट के ऊपर बहुत बड़े बड़े एतराज़ात हैं, बल्कि दो फरीकों पे, यानी MQM के ऊपर भी एतराज़ात हैं और ख़ुद जो PMLN है उसके अपने मैंडेट पे बहुत सारे एतराज़ात हैं। और वो इलेक्शन में, मतलब मैंने इससे पहले ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन इधर इलेक्शन हुआ और उधर लोग दरखास्तें लेके और फॉर्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर चले गए। आगे हमारा निज़ाम कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये तो अगली बात है, लेकिन मैंडेट पे तो शुकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। तो क्या ऐसी हुकूमत को, जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन बड़ी वाइब्रेंट है PTI की, वो इसको चलने देगी? देखिए, वही हबीब, अगर आपने चलने नहीं देना, उसका भी एक तरीक़ाकार आपको बनाना पड़ेगा ना। आपने कैसे नहीं चलने देना। एक तो सिर्फ ये कि पार्लियामेंट में हंगामा करके तो कुछ नहीं हासिल होगा। आपको हंगामा करके ज़्यादा क्या होगा, सेशन एडजर्न हो जाया करेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट को गिराना है तो उसके लिए तो आपने दो ही तरीके होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होता है कि आप इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए किसी स्टेज पर। अब उसके लिए आपको ज़ाहिर है दूसरों की भी ज़रूरत होती है कि आपको दूसरों को इंगेज करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें जाए MQM के साथ हवाले से आपकी कितनी ही रिजर्वेशंस हों, लेकिन आप बात तो करेंगे फिर, अगर आपने उस तरीके से चलना है तो। और आप उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कोई डिफरेंसेस आ गए, कोई इख्तलाफात आ गए, कोई वो हो गए, तो पार्लियामेंट के अंदर रह के आपने कोलिशन पार्टनर्स को किस तरीके से, उनके रूलिंग कोलिशन की बात कर रहा हूँ। दूसरे, इवन अपोजिशन के अंदर जो लोग बैठेंगे, फ़र्ज़ करें अगर JUI अपोजिशन में बैठती है और कुछ जमातें अपोजिशन में बैठती हैं, तो आप एक मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद बना सकते हैं और उसके ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर नंबर गेम्स में देखना है, इसी तरीके से जो आपकी पिटिशंस वगैरह हैं उनको आप किस तरह टेकअप करते हैं, उसमें आपको अगर रिलीफ मिलता है तो आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। अभी तो सबसे बड़ा टास्क जो है वो ये कि रिज़र्व सीट्स आपको मिलती हैं नहीं मिलती। रिज़र्व सीट्स अगर आपको मिल जाती हैं तो आपको ज़ाहिर सेनेट में फ़ायदा होगा। रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती तो सेनेट में नुकसान होगा आपको। देखिए, अभी देखिए कौन कौन से इलेक्शन होने हैं। अभी होने हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। और ये तो मैं मरकज की बात कह रहा हूँ। इसी तरह आप प्रोविंसेस में चले जाएं तो आपने अपोजिशन, जैसे पंजाब में अगर आप एक तगड़ी अपोजिशन है तो, लेकिन और पीपल्स पार्टी, फ़र्ज़ करें इस वक्त तो पीपल्स पार्टी नहीं आप हुकूमत को सपोर्ट कर रही, लेकिन जो सपोर्ट कर भी रहे हैं उनको भी आपने इंगेज तो रखना है। और इसी तरीके से आप बाहर प्रोटेस्ट जब करेंगे और असेंबली से बाहर जो प्रोटेस्ट करेंगे उसका भी आपने एक मैकेनिज्म बनाना है। और PTI का सबसे बड़ा चैलेंज ये कि PTI ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन पार्टी, क्योंकि PTI के अंदर भी बहुत से मामलात हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। मदद साहब, आपको नहीं लगता कि ये जिस एक मुसीबत से गुजर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुंची है, वो न सिर्फ बतौर जमात बहुत कुछ सीख चुकी है, बल्कि उसे ताज़ा वारदान की सूरत में नया खून भी मिल चुका है, तो लिहाजा वो तो ज़्यादा एग्रेसिव रहेगी।
हबीब एग्रेसिव रहना तो एक चीज होती है ना, एग्रेसिव तो हारिस रऊफ भी रहता है लेकिन पिटता बहुत है। देखिए ना, सबसे तेज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे तेज बॉलर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है वो बनता। इतने रन्स दे देता है कि विकेट मिल भी जाए तो आप गेम आपसे, आपका एग्रेशन काफी नहीं होता, आपका एग्रेसिव होना ही काफी नहीं है। आपकी तंजीम इतनी स्ट्रांग हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तहरीक इंसाफ के पास कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। वो विद इन द पार्लियामेंट आपके पास एक गवर्नमेंट होगी, खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत गवर्नमेंट होगी आपकी, आपके पास मरकज में एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन होगी, आपके पास पंजाब में बहुत तगड़ी ऑपोजिशन होगी। तो पार्लियामेंट के अंदर आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, और अगर फैसले जल्दी आ गए तो ऐन मुमकिन है हुकूमत भी हो जाए, दोनों हुकूमतें भी मिल जाए। हाँ नहीं, वो तो उसको तो एक वो जो लीगल चीजें हैं वो तो उसको एक साइड में रखे ना, लीगल चीजें होंगी तो जाहिर है उसी लिहाज से चीजें बदलती रहेंगी। अच्छा मदर साहब ये बताइएगा, आपको ये सिस्टम अपनी मौजूदा शक्ल में कितना अरसा चलते हुए नजर आ रहा है? क्या हम इस सिस्टम को 2029 तक देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं पहले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूं फॉर शहबाज शरीफ। पहले 6 महीने इसलिए कि पहले 6 महीने में आपने अभी IMF के साथ आपने क्या डील करनी है, अगला बजट कैसा आएगा। जाहिर है 6 महीने एक गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो बराह रास्त आम लोगों को अफेक्ट करती हैं। तो अगर आपने 6 महीने में, साल में कोई बहुत ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई और लोगों को वही आपके 16 महीने याद आने लगे, तो जाहिर है इसका मल्टीपल फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा। और तहरीक इंसाफ कैसे उसे यूज करती है, तहरीक इंसाफ मगर अब्बास साहब, नवाज शरीफ साहब तो मंजर पर नहीं होंगे, लेकिन क्या इसहाक डार साहब भी नहीं होंगे? इसहाक डार साहब को आप वजीर खजाना देख रहे हैं, क्योंकि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वही वजीर खजाना होंगे। देखिए, मैंने पीपल्स पार्टी की नेगोशिएशन टीम के लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि देखें, जब हमने ये फैसला कर ही लिया कि हमने हुकूमत का साथ नहीं देना, तो हम उन्हें ये डिक्टेट नहीं कर सकते थे कि आपने किसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। अच्छा। क्योंकि हम ऑलरेडी ये फैसला कर चुके थे। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन टीम में हमने बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं किया इसमें, लेकिन खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए इसहाक डार वॉज नेवर शहबाज शरीफ फर्स्ट चॉइस। शहबाज शरीफ की चॉइस इसहाक डार नहीं है। शहबाज शरीफ तो इवन मिफ्ता के साथ शहबाज शरीफ बहुत अच्छा जा रहे थे। ये तो नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार ने बेसिकली, जो मिफ्ता कहते हैं कि इसहाक डार प्लेड ऑल द गेम, और नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से उन्होंने वो किया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसहाक डार जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भी हुए तो इसहाक डार साहब का रोल शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा डिटरमिन करना। जाहिर है चेयरमैन सेनेट नहीं हो सकते वो, क्योंकि चेयरमैन सेनेट आप कंसीड कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं हो सकते। तो उनका रोल जो है वो देखना है कि उनका रोल क्या बनता है, क्योंकि IMF भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बताइएगा मदर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी अपने आप को हुकूमत से बाहर रह के क्या जिम्मेदारी से जान छुड़ा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं छुड़ा सकती। वो जिम्मेदारी से जान तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन वो एक ग्राउंड बना लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और मुझे ज़्यादा लगता ये है कि जो इशू आएगा पीपल्स पार्टी और PMLN में चैलेंजिंग, वो आएगा NFC अकॉर्ड। और ज़ाहिर है वो, क्योंकि अब बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो ज़्यादा एम्पावर हैं, मरकज़ इतना मजबूत नहीं है। तो अब देखना ये है कि कितना वफाकी हुकूमत कितना सिंध को देती है, और यही एक इशू जो है ये आगे चल के बन सकता है।
लेकिन मुझे लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है अब इस वक्त वो 16 महीने वाली हुकूमत तो नहीं होगी, चाहे वो जैसी कमज़ोर हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो ये हुकूमत है, जो भी हुकूमत बनेगी वो 5 साल की हुकूमत होगी। वो 5 साल रहती या नहीं रहती, इट्स अ डिफरेंट डिबेट। बहुत चैलेंजिंग होता है पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को 5 साल पूरा करना, बहुत चैलेंजिंग होता है किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरा करना। हमारे यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक 5 साल नहीं कर सका अपना पूरा। गवर्नमेंट्स ने किए हैं, 2 गवर्नमेंट्स ने किए हैं, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। तो शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि शहबाज शरीफ का उस वक्त भी मैंने लिखा था ये, कि जब शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त बनाया गया था वजीर आजम, तो मैंने लिखा था कि नवाज शरीफ साहब ने अपना ट्रम्प कार्ड जो है वो जाया कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का एक भ्रम रखा हुआ था उस वक्त तक कि जी अच्छे एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो सारा भ्रम खत्म हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए अपने ऊपर भी चैलेंज है, और आज के कॉलम में मैंने उनको सियासत का 12वां खिलाड़ी कहा है जी, बिल्कुल। और इसलिए कि जो 12वें खिलाड़ी का रोल होता है वो या तो पैगाम रसानी का होता है या पानी पिलाने का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो असल चीज ये है कि शहबाज शरीफ साहब के अपनी जात के लिए भी एक चैलेंज है कि वो अपने आप को वापस उस पोजीशन पे लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, जिसके एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी रेपुटेशन रही है। ठीक है। मसाइल और चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं और हुकूमत इतनी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी, अगर इसी तरह करना था तो इलेक्शन क्यों कराए, ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश से मुतालिक दरखास्त पर आज समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है उसे बजने दें, ऐसा ना हो कि जैसे सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर फट जाता है इसी तरह धमाका हो जाए। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों बना रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया को बहाल करने और वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब करते हुए समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सुनन कराची के नुमाइंदे अयाज बरोही हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अयाज, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिया आज अदालत ने इस पर? जी देखें, बेसिकली ये दरख्वास्त जो है वो जिब्रान नासिर की जानिब से दायर की गई थी। जब पीटीआई के ऑनलाइन जलसे हो रहे थे तब इंटरनेट बंद की जा रही थी, इसके खिलाफ जो है ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो 3 समातें हो चुकी हैं इस पे मजमूई तौर पर। तो आज जो समात हुई है उस पर अहम जो है अदालत ने रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी खासे जो है वो बरहम भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जब हमने आपको हुक्म दे दिया था कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद नहीं होनी तो क्यों बंद हुई, किस वजह से बंद हुई, ये हमें बताएं। सिर्फ बंदरबांट की जा रही है और बंदरबांट होने के बाद जब सारे मामला तय हो गए तो उसके बाद आपने इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल कर दी। इसमें 2 चीजें अहम है। एक चीज तो ये थी, ये दरख्वास्त में ये था कि इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं होनी चाहिए और पीटीआई की जानिब से अदालत को यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन का दिन हो या उसके बाद हो, इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं होगी। तो आज ये नुक्ता भी उठाया गया कि हमने इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं की, लेकिन नेटवर्क जो है वो बंद किया गया था पीटीआई की जानिब से, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में ये जवाब जमा कराया गया कि हमने जो है किसी को भी अहकामात जारी नहीं किए। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जानिब से लिखा गया था कि इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल की जाए, जिस वजह से पीटीआई ने इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद की थी। जबकि चीफ जस्टिस ने जब सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से ये पूछा कि बताएं भाई आपने किस वजह से ये जो है लिखा था कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद की जाए या नेटवर्क जो है वो बंद किया जाए, जिस पर सूबाई हुकूमतों के जो वकला थे उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हमने किसी को भी नहीं लिखा कि आप जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद करें। सब जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं यानी? जी बिल्कुल, आज ऐसा ही हमें जो है वो नजर आया, जिस वजह से चीफ जस्टिस जो है वो खासे बरहम भी नजर आए। उन्होंने अहकामात अब जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में अब इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए और सोशल मीडिया को जो है वो बहाल किया जाए। अब जो है 5 मार्च तक अदालत ने समाअत जो है मुलतवी कर दी है और अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब किया है, यानी कि पीटीआई की से भी जवाब जो है वो तलब किया और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जवाब जमानत कराने के लिए मदद तलब की गई थी, उनसे भी जो है वो अदालत ने अब जवाब तलब किया है। तो अदालत ने ये कहा है कि हमें ये बताइए कि अयाज आज किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया अदालत के सामने
कि जनाब ये दस्तावेज है जो सूबों की तरफ से आया था, या ये वजारत इत्तलात की तरफ से था, या वजारत दाखिला की तरफ से था, या पीटीए ने खुद ही फैसला किया, या उसका कोई नोटिफिकेशन दिया? देखिए, पीटीए की से जब अदालत ने पूछा कि आपने किसके कहने पर जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल कर दी थी या नेटवर्क बंद कर दिया था, पीटीए की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हमें जो है वजारत दाखिला की जानिब से अहकामात जारी हुए थे और वजारत इत्तलात की जानिब से हमें ये अहकामात जारी हुए थे, जिसकी बुनियाद पर हमने जो है ये नेटवर्क बंद कर दिया था। और जब ये सवाल किया गया कि आप बताएं क्यों ऐसा हुआ, वफाकी हुकूमत से ये सवाल किया गया और पीटीए से पूछा गया कि आपको जब उन्होंने कहा कि किन बुनियाद पर आपने ये नेट सर्विस बंद कर दी या जो नेटवर्क था वो बंद कर दिया था, तो उस पर एक मजे का खेल जो है वो जवाब आया कि हमारे पास ये चीज़ नहीं होती, पीटीए को ये नहीं बताया जाता कि आप जो है ये बुनियाद है और अब जो है आप नेटवर्क बंद कर दें या जो नेटवर्क है वो बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें। हमें सिर्फ हुक्म दिया जाता है कि आप मुअत्तल कर दें और हम उसके पाबंद होते हैं और मुअत्तल कर देते हैं। हम ये नहीं पूछ सकते उनके कि वजूहात क्या है जिस वजह पर आप हमें कह रहे हैं कि ये अच्छा, ये पीटीए ने तो खुद कह दिया अथॉरिटी होने के बावजूद, यानी पीटीए है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो अथॉरिटी कह रही है कि हमें नहीं पता, हम किसी को ना नहीं कर सकते, तो फिर ये अथॉरिटी का है कि ये अजीब सवाल। यही कहना था, साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात की जानिब से हमें अहकामात हुए थे जिस वजह से हमने जो ये नेटवर्क बंद कर दिया। अच्छा, ये जो खास ट्विटर के बारे में भी कोई बात हुई कि ट्विटर बंद है, एक्स की बंदिश के हवाले से भी कोई बात हुई है यास? जी, ओवरऑल सोशल मीडिया के हवाले से बात हुई थी, उसमें एक्स भी आ जाता है, फेसबुक भी आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज बरोही, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, 5 मार्च तक समाअत मुलतवी की है अदालत ने। 5 मार्च तक तो नई हुकूमत इम्कानी तौर पर बनने के मरहले में होगी, तो फिर क्या? देखिए, एक बात तो यह है कि पहले इस बात का सुराग लगाया जाए कि इलेक्शन के दिन किसने कहा था कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि ये हमारा फैसला नहीं है, और वजारत दाखिला ने अगर किया था तो उसने किस बुनियाद पे किया था, और वजारत इत्तलात ने उसे कहा था, तो फिर क्या हुआ था। तो दरअसल ये पहले तो हमें ये बात पता चलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि निहायत ही लॉजिकल जो सवालात हैं वो आज अदालत में उठे हैं। दूसरी बात जो 5 मार्च की है, उसमें मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो नई आने वाली हुकूमत है वो जाहिर है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ये गवर्नमेंट जो सिंध की है ये तो मतलब हर चंद कहें कि है नहीं है वाली कैफियत है, तो वो रिस्पॉन्सिव भी ज्यादा होगी, ज्यादा जवाबदेह होगी ना, तो फिर वो बेहतर तरीके से बता भी सकेगी कि जनाब हमारी हुकूमत को, यानी हमसे पहले निगरान हुकूमत को किसने कहा और क्या कहा, तो वो शायद वाज़ेह तौर पे ये सामने भी ला सके। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।